चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आपके सामने है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, हड्डी जो है वो एक संयोजी ऊतक होता है जो हमारे शरीर को संचित करता है, अर्थात एक आकार देता है। ठीक है, हड्डी जो बना होता है वह कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम लोग कैल्शियम का उपयोग करते हैं और दो हड्डी को जोड़ने के लिए लिगामेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दो हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? लिगामेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। कितने हैं? 206। बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है 300 से अधिक, या तुम 300 बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो कौन सा होता है? जबड़े की हड्डी होती है। सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, और सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस या एस्टेपस होती है, जो कहाँ पाया जाता है? कान में। क्लियर है? तो पहला सवाल आपसे क्वेश्चन पूछा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी बच्चों कान में होती है। ठीक है, अगला सवाल है ऑक्सीन क्या है। ऑक्सीन एक बच्चों पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में बहुत अपना अहम योगदान देता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है ऑक्सीन, दूसरे का नाम है जिबरेलिन, तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन, उसके बाद एब्सिसिक एसिड, और पांचवा जो है वो एथिलीन है, जिसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। पेड़ पौधे के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के हार्मोन का अलग अलग काम है, जिसमें से पहले हार्मोन का काम है जिबरेलिन। ऑक्सीन लगभग दोनों वृद्धि हार्मोन है, जबकि एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या है? वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, जो पेड़ पौधों को हम लोग क्या करते हैं? असमय उसको झाड़ने का काम करते हैं। और एथिलीन हार्मोन जो है फल पकाने वाला हार्मोन है, यानी पेड़ में कृत्रिम रूप से अगर हम पेड़ में अगर प्राकृतिक रूप से अगर फल को पकाते हैं तो वो एथिलीन है, जबकि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए गैस में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन। ठीक है, तो ऑक्सीन क्या है बच्चों? एक पादप हार्मोन है, एक इसको बोल सकते हो बच्चों वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। ठीक है, अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है। पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं बच्चों तो 5 प्रकार की कच्ची सामग्री चाहिए। पहला चाहिए CO2, उसके बाद हम लोग को चाहिए जल, उसके बाद चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। फिर चाहिए होता है खनिज और लवण। ठीक है, तो क्लोरोफिल, जल, CO2, अगर ये इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो 5वां पार्ट है सूर्य का प्रकाश। तो इसमें क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों? क्लोरोफिल इस सूर्य के प्रकाश को अपने तरफ सोखने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करता है। तो क्लोरोफिल की क्या भूमिका है सूर्य में? प्रकाश के अवशोषण में। क्लियर है? सूर्य के प्रकाश को वो अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है, बुलाता है, जिससे कुकिंग का काम चालू होता है। पेड़ पौधे बड़ी आसानी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बड़ी आसानी से करने के लिए किसकी जरूरत हो जाती है बच्चों? क्लोरोफिल की जरूरत होती है, क्योंकि वही क्लोरोफिल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अगला सवाल है कांसा एक मिश्र धातु किसकी है। जब किसी धातु के गलनांक को कम करने के लिए, प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं ना, कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति जो हमारे डिमांडिंग चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो हम डिमांड करते हैं वो उस धातु में गुण नहीं होता है, तो हम लोग कुछ खास चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं और डिमांडिंग चीज़ को पूरा करते हैं। 2 धातु को 3 धातु को आपस में मिलाते हैं और उसको बोलते हैं मिश्र धातु, जिसे अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं। तो बहुत फेमस है कि पीतल, ठीक है, एक मिश्र धातु है। किसका किसका है? तो आप सबको पता है कॉपर और जिंक का है। जबकि कांसा भी एक मिश्र धातु है, ठीक है, वो किसका है? कॉपर और टीन का। नींबू का रस का पीएच मान 2.2 होता है। नींबू स्वाद में खट्टा होता है, खट्टे को अम्ल बोलते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 2.2 7 से कम है, इसीलिए यह क्या है बच्चों? अम्ल है, खट्टा है स्वाद में। और यह अम्ल जो है वो जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। अगला सवाल है सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतरिक्ष संबंधी के अध्ययन को क्या कहते हैं।
सजीव और उनके बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। हमारा सजीव से भी और निर्जीव जीव से भी एक तरह का कनेक्शन है। जो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो भार के समान है, किसी से संबंध है लेकिन उतना कारगर नहीं है जिसको आप ढो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे हाथ में कलम है, कलम का वेट लगभग 50 ग्राम होगा और इसको हम लोग हाथ में बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं, घुमा रहे, हमको कोई प्रभाव नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे पकड़ लिए फिर भी कोई प्रभाव नहीं दे रहा है। अब इसको हम ऐसे करके 1 घंटा रखे रहे तो प्रभाव देगा, थोड़ा मोड़ा हाथ दर्द करेगा। इसको अगर हम 12 घंटे ऐसे पकड़े रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा। अगर इसको हम सालों साल रखे रहे तो हो सकता है मेरा भेन ही काम करना क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे घटनाएं हैं जिसको अगर आप पकड़ के बैठे रहिएगा, जैसे मैंने इसको पकड़ के रहा, लंबे समय तक पकड़ के बैठिएगा तो आपके जीवन को इसी तरह सुन्न कर देगा जैसे ये हाथ की बात कर रहा है। इसलिए जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं होती है जो बेकार की बातें होती है, फालतू लोगों की बातें होती, आना ताना बाना जिसको कहते हैं, जो आपको बार बार डिस्टर्ब करता है ना, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, तुरंत नहीं। इसको पकड़ के गांठ करके बैठे रहोगे ना, ये लंबे समय तक पकड़ा रहेगा, ठीक है, और आपके बॉडी को सुन्न कर देगा, आपके दिमाग को सुन्न कर देगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का कोई ताना हो, कोई फालतू चीजें हो, या जीवन में ऐसी कोई भी घटना है जो हुआ हो और अस्मरणीय हो और आप उसको लेकर के बैठ गए हो, तो लेकर के बैठना नहीं चाहिए। डायरेक्ट खुशी रहने का एकमात्र मंत्र है इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। बात समझ में? जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अब नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, नई चीजों की शुरुआत करते हैं। क्लियर है? अगला सवाल है जी गुरुत्वीय त्वरण के कारण, तो वही हम लोग, हमारा संबंध किसी निर्जीव प्राणी से भी हो सकता है। जैसे कोई आदमी है, आपके पास बाइक है, बाइक को बहुत प्यार करते हैं, मेरे धन्नो है, ठीक है ना, खूब अच्छे से पोछ पाछ करते हो, तो हमारे पास निर्जीव से भी संबंध है और सजीव से भी संबंध। इन संबंधों का हमारे आसपास जो इतने सारे संबंध दिख रहे हैं, इन सभी संबंधों को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं या इकोलॉजी बोलते हैं। अगला सवाल है जी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान सबसे अधिकतम क्या होता है? बच्चों जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मान अधिकतम मतलब सबसे मैक्सिमम जो होता है वो कहाँ होता है, ध्रुव पर। मैक्सिमम जो होता है वो कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है किसी तत्व का एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या कितनी है, 11 है, तो उनमें क्या उनमें होंगे? सबसे पहले मैं बता दूं इसका एक कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जान लो कि परमाणु संख्या, कौन संख्या? परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? जेड से। जितनी परमाणु संख्या होती है मेरे बहनों, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जितना ही इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो मैंने एक फार्मूला जाना, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, पहली बात। दूसरा, परमाणु भार, कौन सा बच्चों? परमाणु भार या आणविक द्रव्यमान को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है? परमाणु भार के बराबर जो होता है फार्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? परमाणु भार मिलता है। यानी ए बराबर पी प्लस एन और जेड बराबर ई बराबर प्रोटॉन, मतलब परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है कि एक तत्व का परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या कितना है? 23 है। मतलब बच्चों परमाणु संख्या 11 है, मतलब जेड का मान 11 दिया है और ए का मान कितना दिया है? 23 दिया है। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो तुमको पता है, मैंने पढ़ाया कि जेड का जितना मान होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की होती है, उतना ही प्रोटॉनों की। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हो जाएंगे और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो जाएंगे। जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो p प्लस एन यानी 23 में से क्या घटा देंगे? ए बराबर 23, यहाँ 23 है,
प्रोटॉनों की संख्या हमने निकाला 11 प्लस n, तो प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, यानी 12 बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर है? तो इसमें कितने हुए? 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11। समझ में आ गई? क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, वहां पे कुछ दूसरा डिजिट दे देगा, तो आपको फार्मूला पता रहेगा ना कि कैसे निकालते हैं, तो आपको समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी तत्व का जितनी परमाणु संख्या होती है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होता है, और जो उसका परमाणु भार होता है वो प्रोटॉनों की संख्या जो न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तीसरा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर है? अगला सवाल है, कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर काम करता है? हुक्स लॉ। हुक के नियम पर कमानीदार तुला बच्चों काम करता है। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किसके कारण से होता है? अपारदर्शक वस्तु क्या है? प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो या तो टकराकर लौट जाएगी, टकराकर लौटती है, टकराकर लौटने किसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर दूं, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो टकराकर क्या हो जाती है बच्चों? लौट जाती है। किसी भी चीजों पे आएगी और वो टकराकर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। जैसे आप समझो, ये है हमारा सरफेस, ये हमारा सरफेस। क्लियर है? और यहाँ पर लाइट आया और लाइट आने के बाद क्या हुआ? टकरा करके लौट गया। तो टकरा करके जैसे ही लौटा यहाँ तो यहाँ तक जा रहा है, ऐसे आया और ऐसे चला गया। इस विधि को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को क्या कहते हैं? 2 होती है। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण है। यहाँ पे जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण है। ये वाला जो है बच्चों वो अभिलंब है। क्लियर है? तो आपसे क्या सवाल पूछा है जरा देख लेना। आपसे सवाल ये पूछा है कि एक अपारदर्शक वस्तु की रंग किस कारण से होता है? अपारदर्शक वस्तु का रंग जो होता है परावर्तन के कारण होता है। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे वाहन की अनुभूति क्या होती है? केंद्राभिसारी बल या अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। ये है आपका गोलाकार, और इसमें गोल गोल मौत के कुआं में कैसे मोटरसाइकिल लेके ना चाहता है गोल गोल, तो ये गोल गोल क्यों चल रहा है? तो केंद्राभिसारी बल अर्थात अपकेंद्रीय बल के रूप में चल रहा है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? सवाल है, जैसे समुद्र का नाम सुने होंगे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और कौन कौन महासागर है। समुद्र में तैरना आसान है जबकि पोखरा में तैरना कठिन है। क्यों? इसका कारण है बच्चों कि समुद्र का पानी नमकीन होता है ना, और जिसकी पानी नमकीन होगी उसकी घनत्व तो क्या होगी? ज़्यादा होगी। घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण जब हम उसमें कूदते हैं तो वो हमको ऊपर रोके रहता है और आसानी से तैरने लगते हैं। ठीक है? जबकि पोखरा का पानी मीठा पानी होता है, और मीठे पानी की घनत्व तो क्या होती है? कम होती है। घनत्व तो कम होने से जाइएगा अंदर, गुजुक से डूब जाइएगा। ठीक है? तो ये बातें होती है, समझ में आई? इसीलिए समुद्र के पानी में घनत्व तो अधिक होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से ले जाने से पेन की स्याही रिसने लगती है। फाउंटेन पेन मतलब कोई भी ऐसा पेन जिसको इंक करके डुबा करके लिखते हैं। ठीक है ना? उस पेन को अगर आप ले जाइएगा तो क्या होगा? वो रिसने लगेगा, गोल गोल हो जाएगा। किसके कारण? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दबाव क्या होने लगता है? कम होने लगता है बच्चों। ये वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण ही, ठीक है, फाउंटेन पेन बहने लगता है। समझ में आई? तो अगली बार जब एरोप्लेन में जब जाओगे, ठीक है, तो फाउंटेन पेन लेकर के नहीं जाना। ले करके जाना तो भाई उसको अलग रखना, नुका के रखना बैग के भीतर कि ना बहे, वरना वो पेन नहीं रहेगा तो हो सकता है बह जाएगा, और अगर बह जाएगा तो शर्ट वर्ट खराब हो जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए कपड़ा को सेफ करके बढ़िए। अगला सवाल है, समान तापमान और दबाव पर गैस के आयतन अणुओं की संख्या के बराबर होते इस नियम को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। किस में रक्त नहीं होता पर श्वसन करता है? हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। हाइड्रा में जो जनन की विधि है वो है मुकुलन। ठीक है? और इसमें खून नहीं होता लेकिन सांस लेता है।
प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमन ने मापा था। प्रकाश की वेग कितनी है? 3 × 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है ना? एनी प्रॉब्लम? चलिए अच्छे से बच्चों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि बिजली के खपत के लिए बिल किसके मापने के आधार पर तैयार किया जाता है? देखो, बिजली की खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? वाटेज के आधार पर। वाट जिसको बोलते हैं, आपने कितना वाट बिजली खत्म किया उसके आधार पर, जिसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट। और 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल, और उसी से हम लोग यूनिट काउंट करते हैं। क्लियर है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट जो बना होता है बच्चों, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ऐसे ऐसे छोंछी लगा करके। क्लियर? सूर्य की किरणों के सामने निलंबित वर्षा लघु बूंदे द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम है? देखो, सबसे पहले देखो, सूर्य की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदे इंद्रधनुष किसका परिणाम बनाता है? तो पहले तो परावर्तन बनाएगा, फिर अपवर्तन बनाएगा, फिर क्या कराएगा? विक्षेपण। अगला है बच्चों एटम बम, हाइड्रोजन बम, किसके सिद्धांत पर है? नाभिकीय विखंडन पर। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार की अग्नि वर्णमापक का उपयोग किया जाता है? बच्चों फोम टाइप का। किसका? फोम टाइप का। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का उपयोग करते हैं? फोम टाइप। अगला सवाल है, कोई द्रव जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? ऐसा कोई भी द्रव जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है वो वाष्पशील कहलाता है। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे हमारे पास क्या है वस्तुएं हैं जिसको हम लोग गर्म करते हैं और तेजी से वायुमंडल में चला जाता है। जैसे मान लो पानी, तो पानी हम लोग कपड़ा में भिगोया और कपड़ा को अच्छे से निचोड़ के गंदगी को साफ कर दिया, तो उसकी जो लिक्विड्स हैं उसको जब धूप में रखोगे तो आसानी से क्या होता है? वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है। अगर वो नहीं रहता तो फिर बहुत सारी दिक्कत होती। यही कहता है। अगला सवाल है, पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय। ठीक है, पानी ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय, मतलब पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, मतलब उदासीन है, जिसका पीएच मान किसके बराबर है? 7 के बराबर होता है। यह हाइड्रोजन आयन की समान संख्या से विघटित हो सकता है। एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है बच्चों? 746 वाट होता है। अश्वशक्ति घोड़े की शक्ति शॉर्ट में एचपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? इंसुलिन एक शर्करा पाचित हार्मोन है, अर्थात ये मीठे चीज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में घट जाने से मधुमेह नामक रोग हो जाती है, और इंसुलिन का स्राव जो है वो अग्नाशय से होता है। पानी पर अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? पानी का अधिकतम मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें पानी भी होता है और बर्फ भी होता है। आप कह सकते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक बोले वो शिकंजी पीते हैं ना, उसमें थोड़ा बर्फ भी रहता है, थोड़ा पानी भी रहता है, वही है, मैक्सिमम डेंसिटी की बात करता है। सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह में होता है? बच्चों, रक्त समूह जो है वो 4 तरह के होते हैं, आपको याद होगा। ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है। यही 4 रक्त समूह है। इस 4 ब्लड ग्रुप में ओ जो है वो लकी आदमी के पास नहीं होता। ए बी क्या है? लकी आदमी के पास होता है। यह सबसे ले सकता है, सर्वग्राही। यह बहुत अमीर आदमी है, सबको दे सकता है। ठीक है ना, सबको किसी को भी दे सकता है। तो यह सर्वदाता है, यह सर्वग्राही है। ए बी भाई जो ग्रुप है वही लेता है। ठीक है, अगला सवाल है, संगीतमय ध्वनि की शोर में किसके कारण होती है? ध्वनि में शोर, ध्वनि में साउंड, ध्वनि में लाउडनेस जो होती है वो आवृत्ति के कारण होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी उसमें आवृत्ति आएगी, उससे अच्छा साउंड आएगा। एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होती है? उस प्रक्रिया का नाम है संवहन। फिर से मैं रिपीट करूं, एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होती है? संवहन के द्वारा। हम लोग उतने अच्छे परिवार के आदमी नहीं हैं। अच्छे परिवार मतलब इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है, मध्यवर्गीय परिवार के हैं। तो हम लोग का जो तो खाना बनता है, चूल्हा वूल्हा नॉर्मल किचन होता है। बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है तो 1000-1200 का किचन में एडजस्टिंग फैन लगा दिए, जिससे अंदर का हवा निकाल दे रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं तो अपने घर में चिमनी लगाते हैं। जहाँ खाना बनता है उसके सामने एक बड़ा सा इन्हेलर लगाया रहता है, उसको क्या करता है? टान करके बाहर ले जाकर फेंक देता है। ठीक है ना, पूरे घर में नहीं फैलेगा।
ऐसी चीज़ों को बोलते हैं बच्चों संवहन प्रक्रिया के द्वारा ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, चला जाता है। जब ध्वनि एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक द्वारा सुने गए स्वर पिच उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि, मतलब इको बोलते हैं। जैसे हमने आपको बोला हेलो और ये दोबारा सुनाई दे हेलो हेलो हेलो, या फिर आप लोग जाते हो खेलने के तरफ, गाछी उछी वेलंग से कस के चिल्लाओ तो पता चलेगा एक और तुम्हारा सखी उधर से बोल रहा है, ऐसा फीलिंग आता है, उधर से तुमको आवाज़ दे रहा है। तो अगर तुम्हारा आवाज़ रिपीट होकर के फिर तुमको सुनाई दे रहा है बच्चों, उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। अगला है सिरका किसका व्यवसायिक नाम है, सिरका किसका है, एसिटिक अम्ल का व्यवसायिक नाम है। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। देखो बच्चे को जन्म देने में मदद करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन आ जाता है, जिससे क्या होता है यूट्रस बच्चेदानी जो होती है वो क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है और धीरे धीरे बच्चेदानी को खोलने लगता है और खोल करके बच्चे को पैदा करता है। ठीक है, और रिलैक्सिन हार्मोन के बाद अगला हार्मोन है दूध स्रावित करने वाला हार्मोन, कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला है क्रायोजोनिक का विज्ञान किससे संबंधित है। क्रायोजोनिक का विज्ञान जो संबंधित है उच्च तापमान से। लगातार हम लोग अभी गर्मी का सामना कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हो कि स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है। ठीक है, शरीर में तरह तरह के त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से हो रही है। हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को नहीं समझा, नहीं, और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हो रही जिसकी हम लोग कल्पना नहीं किए थे, है ना। उसी कल्पना के मात्र में क्या कहता है कि एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 है, कार्बन अधातु है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। कभी कभी न्यूट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, क्योंकि कार्बन 12 ग्राम भी होता है और 14 ग्राम भी होता है। तो कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, एक का नाम हीरा है, दूसरे का नाम ग्रेफाइट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन ही एलिमेंट अर्थात कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है। उसका मुख्य कारण है कि कार्बन जो है वो संयोजकता को शो करता है। कार्बन तरह तरह के बॉन्ड बनाता है, जैसे एकल बंधन, द्विबंधन, ट्रिपल बंधन। कार्बन समावयवी अर्थात आइसोटॉप्स भी बहुत ज़्यादा बना देता है। किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है, काल्पनिक होती है और ठीक है ना, वास्तविक होती है बच्चों और उल्टा होती है, याद रखें, गलत लिखा। मनुष्य की रेटिना पर कैसा फोटो बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अगला है समान प्रकुंचक सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, 120 और बाई 80 होता है। उसको ये प्रकुंचक सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना 80 होता है। तो हमारा अगर रक्तचाप 120/80 है यानी आप क्या है, स्वस्थ आदमी। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मीथेन होता है। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 रूप के होते हैं, एक को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सिर्फ एल्केन को देखता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन को देखता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन होता है जिसकी फार्मूला CnH2n+2 होती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की फार्मूला CnH2n-2 होती। क्लियर है। अगला सवाल है बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसे मीठा सोडा, पाक सोडा, कुकिंग सोडा, खावा सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपयोग पाव, रोटी, डबल रोटी, ठीक है ना, पाव रोटी, डबल रोटी, बेकिंग या विभिन्न प्रकार के पुआ पकवान, बड़ी कचरी को मुलायम करने में, स्पंजी करने में, बड़ा करने में मदद करता है। ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि जब किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, भर देता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे लिए बेकार होता है। इसीलिए देखते होंगे कि घर में मम्मी जो लिट्टी बनाती है वो एकदम बज्जर रहता है, नहीं खाने का मन करता है। मम्मी से हमेशा शिकायत रहता है कि मम्मी होटल वाला लेखन नहीं है। तुम ये बात जान जाओ कि मम्मी जो खाना तुमको बना के दे रही है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
लेकिन होटल में जो खाना मिलेगा वो स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छा है, वो खिलाने में बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारा खावा सोडा रख देता है, जिससे वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। माँ खावा सोडा इस सब का इस्तेमाल नहीं करती है। बड़ी बजरे सही लेकिन अच्छा होगा, और कोई बड़ी बहुत मुलायम ही खिला रहा है लेकिन आपके सेहत के लिए बेकार है, ठीक है। रक्त को थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक होती है, क्या होती है बच्चों, प्लेटलेट्स चाहिए। रक्त को थक्का बनने के लिए तीसरे प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु की आवश्यकता होती है। जब एक वस्तु को दो समांतर दर्पण के बीच रखा जाएगा, आप एक मिरर है, एक मिरर हम है, और दोनों एक दूसरे के सामने खड़ा हो गए, तो मेरा फोटो उसमें, उसका फोटो उसमें, उसका फोटो उसमें, उसका फोटो लगातार ऐसा चलता रहेगा। और लगातार ऐसा चलने के कारण बच्चों क्या होती है, वही अनगिनत छवियां मिलती हैं, अनगिनत छवियां आपको दिखाई देंगे। अगला है डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होती है। डायलिसिस क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं अपहन या डायलिसिस, हिंदी में अपहन बोलते हैं, अंग्रेजी में डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस क्या है, अपहन या डायलिसिस क्या है, जवाब में देते हैं वह प्रक्रिया जिसमें रक्त में उपस्थित अवशिष्ट उत्पाद अलग कर लिए जाते हैं। वह कृत्रिम प्रक्रिया जिसमें रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थों क्या कर लिए जाते हैं, अलग कर लिए जाते हैं, उसे अपहन या डायलिसिस कहते हैं। फैराडे डैश की इकाई है, फैराडे धारिता की इकाई है। फैराडे किसकी इकाई है, धारिता की। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, HZ। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। जैसे किसी पदार्थ को पीट कर चादर सीट बनाई जाए तो इसके गुण को क्या कहा जाए, यदि किसी पदार्थ को पीट कर चादर सीट बनाई जाए तो इसके गुण को कहते हैं आघात वर्ध्यता, ठीक है। और पतले पतले जो बनाए जाते हैं बच्चों उसे क्या कहते हैं, तन्यता। क्लियर। जैसे सबसे पतली पतली तार जो बनाई जा सकती है वो है सोने की। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम में लगभग सोने की जो तार बनाई जा सकती है वो 0.001 माइक्रो की बनाई जा सकती है, और 1 ग्राम सोने में लगभग 3 किलोमीटर पतली लंबी तार बनाई जा सकती है, ठीक है ना। इसलिए सोना का बहुत हल्का होने के बावजूद बहुत हल्का होता है। अलग अलग तरह के डिजाइन बड़ी हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सोना जो होता है वो आघात वर्ध बहुत रहता है, उसकी तन्यता बहुत होती है, उसके पतले पतले क्या बनाए जा सकते हैं बच्चों, चादर बनाए जा सकते हैं, पीट पीट के बड़ा बनाते हैं, ठीक है। आप लोग देखते हो कि महिलाएं जो होती है वो बहुत होशियार होती है, जब गहना वो लोग लेता है हाथ में तो बोलती है ढलुआ है। ढलुआ कहने का मतलब क्या है कि सोना को गर्म किया और एक सांचा बनाया, और सांचा बनाया एकदम पतला लेयर का, सीधे लेकर के ढाल दिया। जबकि महिलाएं होशियार जो होती कहती ठोस है, मजबूत है, मतलब इसमें कुछ गहना लगा है। क्लियर। अगला सवाल है बच्चों, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सेलिसाइक्लिक एसिड, एसिटिल सेलिसाइक्लिक एसिड। अगला संख्या है एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, अभी मैं पढ़ाया 6.023, लगातार 222 आने से अच्छा एक बढ़ा देते हैं 6.023 इंटू 10 के पावर 23। साबुन से चिकनाई डैश द्वारा हटाई जाती है, स्कंदन के द्वारा हटाई जाती है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उस पर डैश पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता उस पर निर्भर करती है, किस पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। अगला सवाल है हेमेटाइट अयस्क से लोहे को निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में प्राप्त करते हैं, फ्लक्स के रूप में तैयार करते हैं, ठीक है। और आखिरी सवाल, फ्रियोन का उपयोग डैश के रूप में करते हैं, तो फ्रियोन का उपयोग हम लोग प्रशीतक के रूप में करते हैं, ठीक है ना, कूलेंट के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।